ओके। सबसे पहले हम संदीप गर्ग से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी पे जाएंगे, फिर संदीप गर्ग से पढ़ेंगे और फिर एनसीईआरटी पे जाएंगे, जिससे कि चीजें जो है वो और ढंग से समझ आती जाए। सर इसमें बस वो वन कमोडिटी और टू कमोडिटी केस है ना, वही वाला है ना? हाँ हाँ, और इनडिफरेंस कर्व भी है। हाँ अच्छा ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना आपने प्राइस किसी चीज को दिया है उसके इक्विवेलेंट या अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर्स कौन होते हैं, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स डिटर्मिनेंट होते हैं किसी भी कंज्यूमर को कोई भी चीज कंज्यूम करते हुए, वो हम डिमांड में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। थोड़ा 3 दिन जाएगा इस चैप्टर में लेकिन अच्छे से हो जाएगा। अ कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकर ऑफ कंजम्पशन। कंज्यूमर जो होता है वो मेन डिसीजन मेकर होता है कंजम्पशन पैटर्न का। तो कंज्यूमर वो इंसान है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कंज्यूमर वो इंसान है जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। He take decisions with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his want. The main objective is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services. तो कोई भी कंज्यूमर क्या चाहेगा कि जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है और उस पर जो अपना पैसा डाल रहा है वो उसे हायर सेटिस्फैक्शन दे। अब कंज्यूमर जनरली अंडरस्टूड एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर का मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, but in reality consumer consists of individual or group of individual or institution. So the aim of this chapter to make understand how does a consumer maximizes satisfaction from the consumption of goods and services. As the resources are limited in relation to unlimited want, a consumer has to follow some principle or law in order to attain the highest satisfaction level. तो दो अप्रोचेस निकले, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के। एक आता है कार्डिनल अप्रोच और एक आता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम नंबर के टर्म्स में चीजों को सेटिस्फैक्शन को डिराइव कर रहे होते हैं, जैसे 1 2 3 4। जैसे मान लो मैंने 10 रुपए खर्च किया और मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 12 का मिला, एक्स्ट्रा मिला, तो वो कार्डिनल अप्रोच हो जाएगा। ऑर्डिनल में क्या होता है कि मैं रैंक दे रहा होता हूँ कि अगर मुझे 3 चॉइसेस मिल रही है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए। मान लो मुझे 3 स्ट्रीम की चॉइसेस मिली, मैंने बोला कॉमर्स साइंस आर्ट्स, ठीक है, तो ये हो गया मेरा रैंक, ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल में क्या होता है, कार्डिनल में नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल में रैंक्स होते हैं। कार्डिनल में नंबर होता है, ऑर्डिनल में रैंक होता है। कार्डिनल में नंबर होता है, ऑर्डिनल में रैंक होता है। कार्डिनल में नंबर होता है, ऑर्डिनल में रैंक होता है। ओके, अब जरा इसे एनसीईआरटी के डोमेन में देख लेते हैं।
सर 11th वाली बुक से पढ़ना था क्या? हाँ मतलब उसी में तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर 12th में भी मिल जाएगा सर आपको। तो बात तो सही है। चलो, तो in this chapter we will study the behavior of an individual consumer in a market for final goods। ठीक है, अब ये फाइनल गुड्स का मीनिंग देख लेना। ठीक है, we shall use the term goods to mean the goods as well as services। ठीक है, जब भी गुड्स का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है कि वो सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं और टेंजिबल आइटम की तो बात ही कर रहे हैं जिसे कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, द assumption that there are only two goods simplify the analysis considerably and allow us to understand some important concept by using the simple diagram। ठीक है, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने गुड्स पे जाएंगे? दो गुड्स पे जाएंगे, जिससे कि हमें ये स्टडी है वो समझ आ जाए। तो गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब है सर्विसेज भी, और गुड्स का मतलब कोई भी फिजिकल आइटम भी। So the consumer has to decide on how much of each of the different goods she would like to consume। Our objective here to study this choice problem in some detail। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, उस लिमिटेड इनकम को कैसे वो खर्च कर रहा है और अपनी वांट्स को कैसे वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसकी स्टडी होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो as we see the choice of consumer depend upon the alternative that are available to her and on her taste and preferences regarding those alternatives। To begin with, we shall try to figure out the precise and convenient way of describing the available alternative and also taste and preferences of the consumer। We will then use this description to find out the consumer choice in the market। Preliminary notions and assumptions. A consumer in general consume many goods, but for simplicity, we shall consider the consumer choice problem in a situation where there are only two goods। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए कि कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो गुड्स ही कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, वी विल रेफर टू टू गुड्स एज गुड वन एंड गुड टू। ठीक है, इन्होंने क्या अज्यूम कर लिया है? पहले वाले गुड को गुड वन का नाम दे दिया और दूसरे वाले गुड को गुड टू का नाम दे दिया है। अब गुड वन का भी नाम स्पेसिफाई कर देंगे, शायद मैंगो और ऑरेंज रख रखा है, अभी देखते हैं। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स विल बी कॉल्ड अ कंजम्पशन बंडल। ठीक है, बंडल का मतलब है दो ऐसे होंगे और बीच में एक ही होगा। मान लो एक इसका खाया, जीरो इसका खाया, इस टाइप की चीज। ठीक है, और शॉर्ट अ बंडल इन जनरल वी शैल यूज अ वेरिएबल x1 to denote the amount of good one and x2 to denote the amount of good two। तो x1 and x2 can be positive or zero। ठीक है, तो ये बंडल हो गया। x1 गुड वन को डिवोट कर रहा है, x2 जो है वो गुड टू को डिवोट कर रहा है। would mean the bundle consisting of x1 amount of good one and x2 amount of good two। For particular value of x1 and x2, x1 x2, would you give us a particular bundle? For example, द बंडल 5 और 10, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 5 जो है वो गुड 1 है और 10 जो है वो गुड 2 है। ठीक है, और ये क्या है? यूनिट्स है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट ऑफ गुड 1 एंड 10 यूनिट्स ऑफ गुड 2। द बंडल 10 5 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 10 यूनिट्स ऑफ गुड 1 एंड 5 यूनिट ऑफ गुड 2। ठीक है, तो द कंज्यूमर्स बजट, let us consider a consumer who has only fixed amount of money income। ठीक है, और ये तो सही बात है, हर कंज्यूमर के पास एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, किसी के पास इतना नहीं होता कि कुछ दिक्कत ही ना है। टू स्पेंड ऑन टू गुड्स द प्राइजेस ऑफ विच आर गिवन इन द मार्केट। द कंज्यूमर कैन नॉट बाय एनी एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड दैट शी मे वांट टू कंज्यूम। The consumption bundle that are available to the consumer depend upon the prices of the two goods and the income of the consumer। Given her fixed income and the prices of two goods, the consumer can afford to buy only those bundles which cost her less than or equal to her income। अगर किसी की इनकम 10 है तो या तो वो इक्वल इंटू 10 खर्च करेगा या तो उससे कम खर्च करेगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। IMS और सब भी।
IMS वैसे ऑफिशियल नहीं चल रहा, ऐसे ही अलग से। बजट सेट, ठीक है, ये ध्यान से सुन लेना। बजट सेट, सब सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज M, ठीक है, मतलब जो कंज्यूमर कमा रहा है उसे हमने M से डिवोट कर दिया। एंड द प्राइजेस ऑफ टू गुड्स आर P1 एंड P2। गुड 1 का प्राइस P1 और गुड 2 का प्राइस P2, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। प्राइस ऑफ द गुड इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंज्यूमर हैज टू पे पर यूनिट ऑफ द गुड शी वांट्स टू बाय। मतलब अगर मान लो कि गुड 1 का दाम जो है वो 2 रुपीज चल रहा है पर यूनिट, ठीक है, और अगर ये लिखा है 4, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 8 रुपए खर्च किए उसने, ठीक है। और अगर मान लो उसकी इनकम बस 10 है, ठीक है, तो ये जो है, और जो नेक्स्ट वाला गुड है गुड 2, वो 2 रुपए पर यूनिट है, तो उसका तो वो बस एक ही ले सकता है, तब जाकर उसका पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो price of the good is the amount of money that the consumer has to pay per unit of the good wants to buy. If rupee is the unit of money and the quantity of good is measured in kilogram, so the price of good 1 being P1 means the consumer has to pay P1 rupee per kilogram of good 1 that she wants to buy. ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। If consumer wants to buy X1 unit of good 1, she will have to spend P1 into X1, है ना। P1 इंटू X1 जितना उसका प्राइस है उसके इक्वल इंटू अमाउंट दे देगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी। Similarly, if the consumer wants to buy X2 unit of good 2, she will have to spend P2 into X2 amount of money. Therefore, if the consumer wants to buy bundle of consisting X1 unit of good 1 and X2 unit of good 2, she will have to spend P1 into X1 plus P2 into X2 amount of money. She can buy this bundle only if she has at least P1 into X1 plus P2 into X2 amount of money. Given the prices of the goods of the income of the consumer, she can choose any bundle as long as if it costs less than or equal to the amount she has. In other words, the consumer can buy जब तक उसका मनी जो है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक वो बाय कर सकता है, ठीक है। तो द इनइक्वालिटी 2.1 इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स बजट कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सारे बंडल मतलब सारे यूनिट्स का ज्यादा पैसा ले ले, ठीक है। तो द सेट ऑफ बंडल अवेलेबल टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड बजट सेट। तो द बजट सेट इज दस द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल दैट द कंज्यूमर कैन बाय with her income at the prevailing market price. Consider, for example, the consumer who has 20 rupees and suppose both the goods are priced 5 and are available on an integral unit. So the bundle that the consumer can afford to buy is 0 या तो कुछ खाएगा ही नहीं, या तो एक कॉमोडिटी का गुड 2 का इतना खा लेगा, ठीक है। तो बजट सेट का मतलब होता है कि आप जो है अपनी इनकम को किन किन तरीकों से खर्च कर सकते हो, उसे हम कहते हैं बजट सेट। और बजट लाइन का मतलब है कि आप पूरी इनकम आपको खर्च करनी है, ठीक है। बजट लाइन का मतलब होता है कि पूरी इनकम खर्च कर रहे हो, और बजट सेट का मतलब क्या होता है, बजट सेट का मतलब होता है कि किन किन तरीकों से, अगर मान लो कि किसी के पास 20 रुपए उसने खर्च नहीं किए तो बंडल क्या बनेगा 0 और अगर मान लो कि उसने बस गुड 2 पे खर्च किया है तो बजट वो क्या बनेगा 0 1, ठीक है। और अगर उसने मान लो कि 20 के 20 रुपए गुड 2 पे खर्च कर दिए तो क्या बनेगा 0 2 0 3 0 4, ठीक है। ये सारे बंडल्स हो गए। Among these bundles cost exactly 20 and all the other bundle cost less than 20, the consumer cannot afford to buy bundle like 3 3 and 4 5 because they cost more than ₹20 at the prevailing prices, ठीक है। एक बार ये देख लो, ये आ सकता है, ठीक है, कि which of the following is right about budget set. मोस्ट प्रोबेबली जून में ही होगा। बाकी ये कंफर्म हो गया है कि एक दिन में 4 पेपर ही होंगे तुम्हारे। अरे मतलब बहुतों ने 7 पेपर धरे हैं ना। हाँ, कोई सी भी 4।
मतलब ये मान ला कि अगर जनरल टेस्ट है तो जनरल टेस्ट अलग से ही होगा, अगर 5 सब्जेक्ट है। 4 है, हाँ वो उसी टाइम हो गया। ओके, किसी को कोई दिक्कत इसमें? थम्स अप कर देना अगर दिक्कत नहीं है। थम्स अप कर देना अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। सर हाँ हाँ सर ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली ये बुक है 11th की एनसीईआरटी, हाँ हाँ। सर ये नेट पे मिल नहीं रही है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें भेज देता हूँ। सर पता नहीं एनसीईआरटी की साइट पे भी मतलब ये वाली बुक नहीं है, स्टैटिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे रखे हैं, बाकी ये वाली नहीं है। रुको, मैं तुम्हें स्कैनर भेजता हूँ, तुम उससे स्कैन कर लेना। सर 12th वाली भी कर सकते हैं रेफर, उसमें सेम है। 12th? 12th में भी है ना सर, उसमें कर सकते हैं रेफर। अच्छा, बाकी कोई नहीं, ये देख लो, ये क्यूआर स्कैन कर लो। हो गया? यस सर। ओके, अब बजट लाइन पे आते हैं। बजट लाइन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे पैसे खर्च करने हैं। बजट लाइन का मतलब होता है पूरे के पूरे पैसे खर्च करने हैं। और बजट सेट का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल जो बंडल्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, बजट सेट का मतलब होता है कितनी पॉसिबिलिटीज है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है तो किन किन तरीकों से वो 100 रुपए जो है वो यूटिलाइज हो सकते हैं। ना करो, करो, थोड़ा करो, थोड़ा ना करो। तो मतलब बजट सेट में आप सेविंग भी कर सकते हो, लेकिन बजट लाइन में सेविंग नहीं होगी, पूरा का पूरा पैसा खर्च होना चाहिए। ठीक है, तो इन बोथ द गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। नहीं, ये नेट पे है, नेट पे। ठीक है, हाँ, क्यूआर ले लेना। ठीक है, तो the goods considered in example 2.1 were not divisible and were available only to the integer unit. There are many goods which are divisible in the sense that they are available in non-integer unit also. It is not possible to buy half an orange or 1/4 of banana, but it is certainly possible to buy half of kilogram of rice or 1/4 of a liter of milk. In school mathematics, you have learned that equation of straight line y equal to c plus mx, where c is the vertical intercept, intercept मतलब होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, and m is the slope of straight line जो चेंज बता रहा है. Note the equation 2.3 in the same form. चलो देखते हैं. The consumer budget set would consist of all bundle x1 and x2 such that x1 and x2 are any number of greater than or equal to 0, px into x1 plus p2 into x2 more than m. The budget set can represented in the diagram is figure. All the bundles in the positive quadrant which are on or below the line are included in the budget set. The equation of the line. ये लिख लेना जरा, equation of the line. p1 into x1 plus p2 into x2 equal to m. ठीक है, तो द लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू m. दिस लाइन इज कॉल्ड बजट लाइन. तो बजट लाइन में क्या होता है? पैसा जो है, अगर तुम्हारे पास 20 रुपए है तो इक्वल टू 20 रुपए पूरा खर्च हो रहा होता है. ठीक है, बजट लाइन में क्या होता है? इक्वल टू पूरा जो है वो खर्च हो रहा होता है. तुम्हारी अभी टाइमिंग है? भाग कर आ रहे थे. चलो, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं.
Points below the budget line represent the budget which cost strictly less than M. ठीक है, तो बजट लाइन का मतलब क्या है, जो इक्वलेंट टू पैसा खर्च हो रहा है, और अगर इससे नीचे अगर कोई पैसा खर्च हो रहा है तो वो क्या है, पॉइंट्स बिलो द बजट लाइन रिप्रेजेंट बंडल विच कॉस्ट स्ट्रिक्टली लेस देन M. अब ये लिख लेना स्लोप ऑफ बजट लाइन. द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नेगेटिव P1 अपॉन P2. So the budget line is a straight line with horizontal intercept. ये भी point लिख लेना. The budget line is a straight line, horizontal intercept M upon P1 and the vertical intercept M upon P2. The horizontal intercept represent the bundle that the consumer can buy if her entire income on good one. Similarly, the vertical intercept represent the bundle that the consumer can buy if she spend entire income on good two. ठीक है, तो अगर गुड 1 पे खर्च कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट द बंडल दैट द कंज्यूमर कैन बाय इफ हिज एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड 2. ठीक है, और गुड 1 एंड सिमिलरली द वर्टिकल इंटरसेप्ट. तो एक बार इसके नोट्स बना लेते हैं. ये लिख लेना जरा. ठीक है, तो जो बजट लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट N अपॉन P1 एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट M अपॉन P2. अभी जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट द कंज्यूमर कैन बाय इफ शी स्पेंड हर एंटायर इनकम ऑन गुड 1. और वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द बंडल दैट द कंज्यूमर कैन बाय इफ शी स्पेंड हर एंटायर इनकम ऑन गुड 2. ठीक है, तो वर्टिकल इंटरसेप्ट गुड 2 वाला और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट गुड 1 वाला. ठीक है, हॉरिजॉन्टल, अरे लिख लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी यार. बोला मतलब ये तो तुम्हें ही सेंस होना चाहिए ना कि कॉलेज अच्छा चाहिए तो लिख लो. और ये स्लोप है. वर्टिकल इंटरसेप्ट गुड 1 एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट गुड 1 और वर्टिकल इंटरसेप्ट गुड 2. हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट गुड 1 जिसमें वो एंटायर इनकम अपनी जो है गुड 1 पे स्पेंड कर देता है, और वर्टिकल इंटरसेप्ट इसका मतलब है जब वो गुड 2 पे पूरी इनकम स्पेंड कर देता है. ये जो मार्क्ड है ना वो बस ये वाला. चलो अब जरा हम संदीप गर्ग से और क्लियर कर लेते हैं इसे. चलो अब स्टार्ट करते हैं. So far we have studied different combination of two goods that provide same level of satisfaction, but which combination will consume actually? तो ये तो रुक जाइए, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं. Budget set is the set of all possible combination of two goods which a consumer can afford with given income and prices in the market. In addition to 3 options, there are some more options available to the consumer within his income. Even if his entire income is not spent, budget set include all the bundles with the total income. Possible bundles of the consumer are 00, 01, 02, 10, 20, 11. ठीक है, तो बजट सेट हमें क्या बता देता है, ऑल द पॉसिबल बंडल्स. ठीक है, जब वो अपनी इनकम स्पेंड करेगा, जब वो अपनी इनकम स्पेंड बिल्कुल नहीं करेगा, और जब वो अपनी इनकम स्पेंड थोड़ी करेगा. ठीक है, तो बजट सेट हमें सारी पॉसिबिलिटी बता देता है, और बजट लाइन क्या बताता है कि इक्विवेलेंट टू जब वो खर्च करेगा तब क्या होगा. तो कंज्यूमर बंडल इज अ क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम गिवन इनकम. Suppose a consumer has a budget of ₹20 to be spent on 2 commodity, apple and banana. If apple is price 4 and banana is 2, then the consumer can determine the various combination of bundles which form the budget line. The possible option of spending of income ₹20 are given below.
ई पॉइंट का मतलब क्या है, जब उसने 5 एप्पल ले लिए और 0 बनाना लिया, ठीक है। एफ, जब उसने 4 एप्पल लिए और 2 बनानास लिए, उसके पास 20 रुपए ही है। फिर जी ऑप्शन, उसने 3 एप्पल लिए और 4 बनाना लिए। फिर एच, जब उसने 2 एप्पल और 6 बनाना लिए, 1 एप्पल और 8 बनाना। जे में 0 एप्पल और 10 बनाना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, द नंबर्स ऑफ एप्पल आर टेकन एज एक्स एक्सिस एंड बनाना वाई एक्सिस। एट वन एक्सट्रीम पॉइंट ई, कंज्यूमर कैन बाय 5 एप्पल बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर वो एंटायर इनकम किस पे खर्च कर सकता है, बनाना पे, और ये वाला जो है एप्पल वाला है। तो the other extreme point is J shows that the entire income is spent on banana. Between E and J, there are other combination F, G, H, I. By joining all these, we can got a straight line. This is known as budget line. तो budget line में क्या होता है, पूरा पैसा खर्च हो रहा होता है। बजट लाइन में क्या होता है, पूरा पैसा खर्च हो रहा होता है। और बजट सेट में क्या होता है, सारी पॉसिबिलिटीज बता रहे होते हैं। जब खर्च करेगा नहीं तब क्या होगा, जब खर्च करेगा तब क्या होगा, जब खर्च पूरा कर देगा तब क्या होगा, जब खर्च थोड़ा करेगा तब क्या होगा, जब खर्च बस गुड 2 पे करेगा तब क्या होगा, जब खर्च बस गुड 1 पे करेगा तब क्या करेगा, और जब दोनों का कॉम्बो करेगा तब क्या होगा, ठीक है। और बजट लाइन में क्या करता है, वो पूरा ही पैसा खर्च करवा रहा होगा, ठीक है। और प्राइस लाइन, ठीक है, तो इसे बजट लाइन भी कहते हैं और प्राइस लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम ऑफ प्राइस लाइन इज बजट लाइन, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन दिस बजट लाइन इंडिकेट दोज बंडल्स ऑफ एप्पल एंड बनाना विच द कंज्यूमर कैन परचेज बाय हिज एंटायर इनकम ऑफ ₹20 एट द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। ग्राफ देख लेना, ठीक है। बाकी ये वाली एक इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। ये था 20 रुपए, ठीक है। एप्पल का प्राइस कितना था, 4, और बनाना का 2। प्राइस ऑफ एप्पल हो गया 4 इंटू क्वांटिटी जो भी है, ठीक है, क्वांटिटी 1 प्लस जो आपका बनाना का प्राइस था वो 2 था, इंटू क्वांटिटी 2, ठीक है। और इक्वल टू 20 रुपए होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। तो एम का मतलब क्या है, मनी वैल्यू। क्यू ए का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल। क्यू बी का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ बनाना। पी ए का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ ईच एप्पल। और पी बी का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ ईच बनाना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लिख लेना। लिखिए लिखिए, और ये ना ग्राफ बना लो एक बार, ग्राफ, ठीक है। तुमसे ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम पॉइंट वाला, ठीक है, जिसमें उसकी एंटायर इनकम, तो वो पॉइंट वो बता दो। तुमसे ये पूछ सकता है कि बजट लाइन के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता दो, या बजट सेट के। करना, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो देखो। क्या हुआ, लिखना है क्या, तो बताना, फिर अब मैं रुक जाऊंगा, क्या हुआ। 1 मिनट, सब लिख रहे हैं।
डन। और ये भी लिख लेना, पॉइंट डी इंडिकेट कि अगर पॉइंट अंदर होगा बजट लाइन के तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकम इज अंडर स्पेंड। डन। चलो, बजट लाइन ए बी स्लोप्स डाउनवर्ड as more of one good can be bought by decreasing sum of the unit of other goods। ठीक है, तो ये A है और ये B है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं A को बढ़ा रहा हूं तो B को घटाना पड़ेगा, और अगर मैं B को बढ़ा रहा हूं तो A को घटाना पड़ेगा। और ये तुम यहां देख सकते हो, जब 5 और ये, ठीक है, तो B का कुछ नहीं आया था और A 5 आ गए थे। ठीक है, फिर A को घटाया तो B जो है बढ़ गया, बनाना बढ़ गया और एप्पल घट गया। Bundles which cost exactly equal to consumers' money income, like combination of E to J, lie on the budget line। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बजट लाइन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट बजट लाइन, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और ग्राफ दे सकते हैं, तो तुम बता सकते हो जो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स आ रहे हो बजट लाइन के पार्ट्स। Bundles which cost less than the consumer's money income, like combination of D, shows underspending, they lie inside the budget line। ठीक है, तो ये पॉइंट इंडिकेट क्या कर रहा है कि कंज्यूमर के पास 20 रुपए है लेकिन उसने 18 खर्च किए। ठीक है, तो ये अंडर स्पेंड हो गया। ठीक है, और ये जो है वो अनअटेनेबल है, मतलब अगर बाहर हुआ ग्राफ के तो अनअटेनेबल हो गया। अभी भी ना ग्राफ बनाकर पॉइंट्स बस बना लो और उधर लिख सकते हो ना नोट कि भाई अगर लाइन के अंदर, लाइन के बीच बीच में डॉटेड्स है मतलब वो बजट लाइन का पार्ट है, अगर बाहर डॉटेड है तो वो फिर क्या है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है कि उतना वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे ही उतने हैं। और अगर अंदर है तो अंडर स्पेंड है। दंडन लिख लिया है? ठीक है। Bundles which cost more than consumers' money income, like combination C, are not available to the consumer. They lie outside the budget line. So budget line is relevant as compared to budget set to determine the consumer equilibrium, as it assumes that consumers spend the entire income। ठीक है, so the consumer can buy any bundle A B as such that n जो है वो greater than वो ना बने। ठीक है, equation of the budget set is often referred to budget constant। ठीक है, this inequality of expenditure on two goods income is also referred as budget constant। It tells the total expenditure on two goods must be less than or equal to her income। It sets the limit what the consumer can buy at the prevailing price with given income। ठीक है, अब बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस देख लेते हैं। Budget line include all the possible bundle that the consumer can purchase by spending his entire income at the given prices, and budget set includes all the possible bundle which cost less than or equal to the consumer's money income at the given price। The bundle's budget line lies only on the budget line, and the bundle budget set either on or below the budget line। Budget line is expressed in this form और budget set ये। ठीक है, expression लिख लो जरा। ठीक है, कि बजट सेट का विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन और बजट सेट।
एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है MRS होता है वो, और इसका जो होता है सर MRE होता है, या फिर P1/P2 होता है सर। हाँ तो हाँ, सर के बीच का रिलेशन आप एक्सप्लेन कर देना जब हम इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचेंगे ठीक है ठीक है ठीक है। सर, क्योंकि दोनों सेम सेम, मतलब सर उनका डेफिनेशन वाइज तो सेम होता है ना, इसीलिए सर। हाँ, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप मतलब होता है कोई भी चेंज। We know that the slope of a curve is calculated as a change in the variable on the vertical or y-axis divided by change in the variable or horizontal or x-axis. In the example apple and banana, the slope of budget line will be number of units of banana that the consumer is willing to sacrifice an additional unit of apple. तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन हो जाएगा सेक्रीफाइस अपॉन गेन, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन. स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिनोटेड बाय मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो ये नाम लिख लेना. ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिनोटेड बाय मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. So market rate of exchange is the rate at which one good is sacrificed in the market to obtain an extra unit of other good. Price ratio. So price ratio is the price of good on the horizontal x-axis divided by price of good on the vertical y-axis. For instance, if good x is plotted on the horizontal axis and good y on the vertical axis, तो प्राइस रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना px अपॉन py. प्राइस रेशियो का फॉर्मूला लिख लो px अपॉन py. प्राइस रेशियो का फॉर्मूला है px अपॉन py. लिख लिया? Why slope of budget line is represented by price ratio. A point on the budget line indicates the bundle which the consumer can purchase by spending his entire income. So if consumer wants to have one more unit of good one, say apple, then he will have to give up some amount of good too, क्योंकि उसके पास जो income है वो तो limited है. Say banana. So the number of banana needed to be given up to gain one apple depend upon the price of apple and banana. समझ गए? समझ गए? ये प्राइस रेशियो का मतलब तो समझ आ गया ना. ठीक है, और सेक्रीफाइस क्यों होता है? क्योंकि अगर एक चीज ज्यादा चाहिए तो दूसरे को तो घटाना पड़ेगा. तो प्रॉपर्टीज लिख लेना बजट लाइन की. बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है. बजट लाइन हैज अ नेगेटिव स्लोप, दैट इज इट स्लोप डाउनवर्ड एज मोर ऑफ वन गुड कैन बी बॉट बाय डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ द अदर गुड. The slope of budget line is represented by the price ratio, as price ratio is constant throughout, so the budget line is a straight line. Done? यस सर। ठीक है, अब लिखना टॉपिक शिफ्ट इन बजट लाइन. Budget line is drawn with the assumption of constant income of consumer and constant prices of the commodity. A new budget line would have been drawn if either income of the consumer changes or price of the commodity changes. अगर मान लो इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो गया तो अब वो ज्यादा ले सकता है हर दोनों का. ठीक है, और अगर डिक्रीज हो गया तो कम लेगा. और अगर मान लो बनाना के प्राइस कम हो गए तो अब क्या हो सकता है? बनाना वो ज्यादा ले सकता है विद सेम अमाउंट ऑफ मनी, है ना. पहले 2 के 10 बनाना आ रहे थे, अब मान लो कि
₹1.5 के 10 आ रहे हैं, तो अब वो 50 पैसे का और बनाना ले सकता है एक्स्ट्रा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो अगर चेंज उसका पॉजिटिव आया है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर चेंज उसका नेगेटिव आया है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर इनकम बढ़ी है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और इनकम घटी है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। समझ गए, समझ गए? बस ये पॉइंट लिख लेना, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। इनकम बढ़ी है तो राइटवर्ड, और अभी लग रहा होगा कि तुम्हें याद रहेगा उस टाइम पर, ठीक है, मत लिखो। बहुत अच्छे। मतलब अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेना ही नहीं है, जाइयो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन, वही बसता है लास्ट में। डन 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 लिख लिया ना? चलो, अगर मान लो बस एक्स में ही चेंज आया है, ठीक है, तो बजट लाइन रोटेट्स राइट फ्रॉम ए बी टू A1। तो ये वैसे ग्राफ तो समझ आ गया ना, अगर एक में चेंज आया तो राइटवर्ड होगा और लेफ्टवर्ड होगा, और अगर वाई वाले में चेंज आया तो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। सर इसमें एक केस है जिसमें दोनों प्राइस एक साथ चेंज होते हैं सर, वो तो नहीं आ रहा ना? तो दोनों प्राइस एक साथ चेंज होंगे, फिर तो उसका इम्पैक्ट ऐसा ही पड़ेगा ना कुछ। नहीं सर, जैसे ये तो सर दोनों प्राइस एक साथ चेंज होंगे मतलब दोनों इंटरसेप्ट एक साथ चेंज हो रहे हैं ना, तो वो तो लाइन पूरी अलग ही बन जाएगी सर, वो है भी नहीं सर एनसीईआरटी में। अच्छा, ओके ओके, चलो ये तो आ गया ना समझ? यस सर। आ गया ना, आ गया, आ गया। Derivation of the slope of budget line. The slope of budget line measures the amount of change in good 2 required per unit of change in good 1 along with budget line। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, बस ये डेफिनेशन लिख लेना। डन। डन लिख लिया, लिख लिया। Okay, price ratio and slope of the budget line. Think of any point on the budget line. Such a point represents the bundle which costs the consumer her entire budget. Now, suppose the consumer wants to have more of unit of good one. She can do it only by if it gives up some amount of other good. How how much of good does she have to give up if she wants to have an extra unit of good one? It would depend upon the prices of the two goods. So a unit of good one costs P1. Therefore, she will have to reduce her expenditure of good to P1 amount. With the P1, she would could have P1 upon P2 unit of good 2. Therefore, if the consumer wants to have an extra of good one, when she is spending all her money, she will have to give up P1 upon P2 unit of good 2. In other words, in the given market condition, the consumer can substitute good 1 for good 2 at the price rate, the absolute value
तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर x इज इक्वल टू, इतने की जरूरत नहीं है इसकी। तो प्राइस रेशियो का मतलब तो पता चल गया ना कि कितना उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है किसी और चीज को गेन करने के। ठीक है, तो यहां हमने एक चीज पढ़ी थी ना, देख लिया ना, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। ठीक है, पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, प्राइस रेशियो पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, पॉइंट बिलो द, तो ये तो तुमने पता ही है, जब स्पेंड वो नहीं करता। पॉइंट बिलो द बजट लाइन, कंसीडर एनी पॉइंट बिलो द बजट लाइन, सच अ पॉइंट रिप्रेजेंट अ बंडल विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर्स इनकम। Thus, if consumer buys such bundle, she will have some money left over. In principle, the consumer could spend his entire money on either of the two goods. Thus, buy a bundle which consists of more or at least one of the good, no less of the other, as compared to the bundle given below the budget line. In other words, compared to a point below the budget line, there is always some bundle on the budget line which contain more of at least one of the good and no less of the other. So point C lies the budget line. Why? चेंजेस वाला तो वही है जो हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, ये तो देख लिए ना ये सारे। चलो अभी ये इसके पहले नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस। ठीक है, तो द रियल एलोब्रेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व वाज मेड बाय जे.आर. हिक्स और R.G.D. Allen, popularly known as Hicks and Allen. In 1934, they wrote an article, A Construction of the Theory of Value, presenting the indifference curve analysis. तो इसका नाम लिख लेना। गिरा ना? सर ये तो आर्टिकल जो ये दिया है सर, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया सर, तो ये आएगा। हाँ मतलब लिख लो, क्या पता कुछ भी, मतलब Yes. वैसे नहीं आना चाहिए लेकिन फिर भी लिख ले। सर एक मिनट। डन, ओके। Modern economists disregarded the concept of cardinal measure of utility. Cardinal measure क्या कहता था? Numbers के terms में। ठीक है, they were of the opinion that utility is a psychological phenomena and it is next to impossible to measure the utility in absolute term. According to them, a consumer can rank various combination of goods and services in order of preference, कि पहले ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये. For example, if a consumer consume two goods, apples and bananas, they can conclude that whether he prefer apple over banana or whether he prefer banana over apple or whether he is indifferent between apple and banana, that is both are equally preferable
and both of them give equal satisfaction. This approach does not use cardinal values like 1, 2, 3, 4, etc. Rather, it makes use of ordinal numbers like first, second, third, fourth, etc., which can be used only for ranking. So it means if consumer likes apple more than banana, then he will give first rank to apple, second rank to banana. Such a method of ranking preferences is known as ordinal utility approach. तो ऑर्डिनल यूटिलिटीज एक्सप्रेस इन रैंक्स, ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम रैंक में एक्सप्रेस करते हैं. तो ऑर्डिनल यूटिलिटीज कंसीडर टू बी मोर रियलिस्टिक एंड इंप्रूव कंपेयर टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. समझ गए, समझ गए. हाँ, अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ना, फिर हम एनसीईआरटी पे जाएंगे. मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि हमेशा ना कंज्यूमर एक चीज हमेशा ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू दूसरी. अगर मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे घर में दाल भी आता है और राजमा भी आता है, तो तुम दाल की क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो एज कंपेयर टू राजमा की, इस टाइप का. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है. In simple word, monotonic preference implies that as consumption increases, total utility also increases. For instance, a consumer preference are more monotonic only when any two bundles he prefer the bundle which has more of at least one of the goods and no less of the other good as compared to other bundle. तो अगर मान लो ये बंडल है 10 एप्पल और 10 बनाना और 7 एप्पल और 7 बनाना, तो तुम यही वाला प्रेफर करोगे जिसमें 10 एप्पल और 10 बनाना है ना. So consumer preferences first bundle as compared to second bundle will be called monotonic preference, as first bundle contain of more of both apple and banana. अब second की बात करें, 10 apple 7 banana और 9 apple 7 banana, तो कौन सी prefer करोगे? 10 apple और 7 banana वाली, ठीक है. तो consumer preference first bundle as compared to second bundle will be called monotonic preference. First bundle contains of more apple although bananas are same. ठीक है. तो हमेशा कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा कि जो से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा. ठीक है. ये मैटर नहीं करता कि दोनों सेम होने चाहिए. समझ गए, समझ गए. अरे the budget set consists of all bundles that are available to the consumer. The consumer can choose her consumption bundle from the budget set, but on what basis that she choose her consumption bundle from the ones that are available to her. In economics, it is assumed that consumer chooses her consumption bundle on the basis of her taste and preferences over the bundle in the budget set. It is generally assumed that consumer has well-defined preferences over the set of all possible bundles. She can compare any two bundle. In other words, between any two bundle, she either prefer one of the other or she is indifferent between the two. Furthermore, it is assumed that consumer can rank the bundle in order to the preferences for them. So the simplest example of ranking is the ranking of all students according to the marks obtained by each in the last annual examination. Okay. Consider the example 2.1. Suppose the preferences of the consumer over the set of bundles that are available to her are as follow. The consumer most preferred is 2-2. She is indifferent 1-3 and 3-1. She prefers both of these bundles as compared to other bundles except 2-2. She is indifferent between 1-2 and 2-1. She prefer both of these bundle compared to any other bundle. ठीक है. तो जो most preferable लग रहा है वो उसे 2-2 लग रहा है क्योंकि 2-2 में सारे आ रहे हैं. So the consumer is indifferent on any bundle which has only one of the goods, and bundle 0-0, a bundle having positive amount of both the goods is preferred to have bundle having only one of the goods. So the bundles that are available to the consumer can be ranked from the best of least preferred according to the preference. Any two or more indifferent bundle obtained from the same rank, while preferred bundle ranked higher. First, second,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये पता है ना कहाँ से आया? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है, यही था वो एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस, consumers preference are assumed to be such that between any two bundle x1 x2 y1 y2, if x1 and x2 has more of at least one of the good and no less of the other good compared to y1 y2, then the consumers prefer x1 x2 to y1 y2. Preference of this kind are called monotonic preference. Thus a consumer's preference are monotonic if and only if between any two bundles the consumers prefer the bundle which has more of at least one of the goods and no less of the other good compared to other bundles. For example, consider the bundle 2-2. The bundle has more of both the goods compared to 1-1. It is equal to the amount of good 1, but more of good 2 compared to the bundle 2-1. And compared to 1-2, it has more of good 1 and equal to good of 2. If the consumer has monotonic preference, she would prefer the bundle 2-2 to all the three bundles 1-1, 2-2, 2-1 और 1-2, क्योंकि 2-2 जो है उसे सबसे ज्यादा दे रहा है इन सब में से, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि किसी एक चीज में उसे ज्यादा मिल रहा हो। Substitution between good. Consider two bundles such that one bundle has more of first good as compared to the other bundle. If the consumer preference are monotonic, these two bundles can be indifferent only if the bundle have more of first good, first good has less of good 2 as compared to other bundle. Suppose consumer is indifferent between the bundle x1 and x2 and x1 plus change in x, तो ये देख लेते हैं जरा इसको, diminishing rate of substitution, ठीक है। Okay. When a consumer consumes various goods and services, then there are some combination which give him exactly the same total satisfaction. The graphical representation of combination is termed as indifference curve. Indifference curve का मतलब होता है चाहे मैं 2 समोसा खा लूं और 3 बर्गर खा लूं, मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो 2 समोसा इक्वल टू 3 बर्गर है मतलब, ठीक है। तो उन दोनों चीजों में मैं इंडिफरेंट हूँ। So indifference curve refers to a graphical representation of various alternative combination of bundle of two goods among which the consumer is indifferent. Alternatively, indifference curve is a locus point that shows such combination of two commodity which give the consumer same satisfaction. An indifference curve is also known as equal satisfaction curve or ISO utility curve. ठीक है, लिख लेना। Only two goods are taken. As a matter of general fact, a consumer consumes more than two goods. However, for the sake of simplicity and easy understanding, it is assumed that consumer buys only two goods throughout the indifference curve analysis. So let us take an example to understand indifference curve with the example of following schedule. या तो एक एप्पल खा लो या 15 बनाना खा लो, दोनों में सेम है वो, ठीक है। या फिर अगर आप बनाना को सेक्रीफाइस कर सकते हो तो एप्पल बढ़ाकर फिर ऐसे कर लो, तब वो इंडिफरेंट है। फिर उसने बढ़ाया, फिर ये, तो ये जो बढ़ाया ना उसने और दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी वो आएगा। ये समझ गए ये ऐसे क्यों जा रहे हैं?
तो important points. Increase of one goods require decrease of other goods and vice versa. Why does it happen? It happens because consumption of apple is increased while that of banana is not decreased, or vice versa. Then in such combination, consumer will have more quantity of one good, which means that more satisfaction as compared to other combination, which is against the basic assumption of indifference schedule that each combination have same satisfaction. As the quantity of one good apple is an example is increased, the quantity of good, say banana, not only decreases, but it decreases the decreasing at a decreasing rate. In decreasing rate ये देख सकते हो, 15 से सीधा 10 हो गया, 10 के बाद 6, फिर 3, फिर 1, ठीक है, और उसमें बस एक एक का कॉम्बो वो आ रहा है एड ऑन. इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है? जब डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ में शो होते हैं तो इंडिफरेंस मैप कहलाता है, ठीक है. तो इंडिफरेंस मैप समझ गए. और जितना हाइयर होगा वो इंडिफरेंस कर्व, उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये सबसे ज्यादा दे रहा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है. So it must be noted that higher indifference curve represent higher level of satisfaction, as higher indifference curve represent larger bundle of goods, which means more utility because monotonic preference. Each indifference curve in the indifference map indicates that different level of income the consumer, that is higher indifference curve is the higher level of income. अभी marginal rate of substitution का वो definition लिख लेना. Marginal rate of substitution refers to the rate at which commodity can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains same. So marginal rate of substitution का formula है sacrifice upon gain. तुम ना ऑडियो में भेज दो कि क्या दिक्कत आ रही है उसमें. सर हाँ सर फिर मतलब MRS और स्लोप ऑफ कर्व सेम ही हो गया. हाँ हाँ. सर ये MRS मुझे अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा. MRS ये है कि अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरे चीज को आपको कितना घटाना पड़ रहा है. पीपीसी पढ़ा है आपने? क्या सर? पीपीसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें पढ़ा है, उसी की तरह तो है ये. अच्छा हाँ जी सर ठीक है. एक चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए दूसरी चीज को कितना घटाना पड़ रहा है, मतलब एक चीज को गेन करने के लिए. जैसे एक एप्पल और बढ़ाने के लिए यहाँ पर 5 बनाना को सेक्रीफाइस होना पड़ा, तब जाकर वो इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है. हाँ अब ये रीजन लिख लेना.
MRS falls because of law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility क्या कहता है कि कंज्यूमर अगर एक ही कॉमोडिटी को बार बार कंज्यूम करेगा तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि जब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो डाउन हो रहा होगा. तो इन द गिवन एग्जांपल एप्पल एंड बनाना कॉम्बिनेशन ऑफ P has only one apple and therefore the apple is relatively more important than banana. ठीक है, क्योंकि बनाना की क्वांटिटी तो उसके पास ज्यादा थी और एप्पल की कम थी, तो उसकी क्यूरियोसिटी जो थी वो एप्पल पे ज्यादा थी एज कंपेयर टू बनाना. ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप मोर बनाना फॉर एडिशनल एप्पल, बट एज ही कंज्यूम्स मोर एंड मोर एप्पल, his marginal utility from apple keeps on declining. As a result, he is willing to give up less and less of banana for each additional apple. क्योंकि पहले उसने सीधा 5 के 5 सेक्रीफाइस कर दिए, उसके बाद सीधा 4 सेक्रीफाइस किए. ठीक है, क्योंकि 10 के बाद 6 पे आ गए थे. ठीक है, क्योंकि पहले उसका सेटिस्फैक्शन बहुत हाई लेवल, मतलब कि बहुत हाई हो रखा था, तो डिमिनिशिंग लेवल पे था, तो सेक्रीफाइस करने को रेडी था. ठीक है, क्योंकि उसे एप्पल की ज्यादा क्यूरियोसिटी. अजम्पशन के बस पॉइंट्स लिख लेना, दो कॉमोडिटी, नॉन सेटाइटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड रैशनल कंज्यूमर. हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ. हमने ये अज्यूम किया है कि बस दो ही कॉमोडिटी है. इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, होल ऑफ व्हिच इज टू बी स्पेंड ऑन टू गुड्स गिवन कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स. Non-satiety, it is assumed that consumer has not reached to the point of saturation. Point of saturation का मतलब है कि अभी तक उसको वो पॉइंट नहीं मिला जिसमें वो दोनों कॉमोडिटी से इतना खुश हो चुका है कि एक को बढ़ाना या दूसरे को घटाने की जरूरत ना पड़े. Consumer always prefer more of both the goods. That is, he's always tries to move to a higher indifference curve to get higher and higher satisfaction. Consumer can rank his preference on the basis of satisfaction from each bundle of goods. Indifference curve analysis assume diminishing marginal rate of substitution. Due to this assumption, an indifference curve is convex to the origin. ठीक है, ये assumptions हो गए. और rational होना चाहिए, कंज्यूमर पागल नहीं होना चाहिए. ठीक है, या दिमाग होना चाहिए उसमें. ठीक है, एक rational manner में बिहेव करना चाहिए उसे. प्रॉपर्टीज लिख लो इंडिफरेंस कर्व की. इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ठीक है, एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज diminishing marginal rate of substitution. MRS declines continuously because of the law of diminishing marginal utility, और जो हमने अभी पढ़ा. ठीक है, कि एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरा घटाना पड़ेगा. दूसरा, indifference curve slope downward. It implies that as a consumer consume more of one good, he must consume less of the other good. तो जो हम sacrifice यूज करते हैं वो हम y एक्सिस पे यूज करते हैं, और जो हम गेन यूज करते हैं वो x एक्सिस पे यूज करते हैं. इसलिए वो डाउनवर्ड होता जा रहा होता है, क्योंकि x वाला बढ़ रहा होता है और y वाला जो हो रहा होता है वो डिक्लाइन हो रहा होता है, y एक्सिस वाला. हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो अभी पढ़ा था, जो ग्राफ बन रखा था ऐसे. तो जो सबसे हाई होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा. इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. As two indifference curve cannot represent the same level of satisfaction, they cannot be intersect each other. It means only one indifference curve will pass through the given point on the indifference map. ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे. लिख दिया ना? लिख दिया सिद्धार्थ? सर क्लास कब तक है? ये बस होने वाली है, बस 5 मिनट और. तो डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अब पता चल गया है ना. इंडिफरेंस कर्व भी पता चल गया है क्या होता है. ये पता चल गया ना, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, अब यूटिलिटी है, तो यूटिलिटी वही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला. ठीक है,
तो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें डिमांड भी इन्वॉल्व है, दोनों चीजों को मिक्स कर फिर बता रखा है, ठीक है। इसी में सारी चीजें, इसी में डिमांड, इलास्टिसिटी सब, मतलब ये कल की क्लास और परसों की भी क्लास लेगा ये। चलो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके बाय। सर आप हाँ आप हाँ बीएसटी कब पढ़ाओगे? मतलब बीएसटी का मीटिंग डाल रखी ना आपने? हाँ, इस हफ्ते तो हमने टारगेट वो किया है ना, इको का पूरा सब कुछ, इंडियन इको लेकर। अच्छा, नेक्स्ट वीक से बीएसटी करेगा। नेक्स्ट वीक अकाउंट्स और वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला पूरा हो जाएगा। सर बीएसटी का कब होगा चालू? मतलब नहीं नहीं, बीएसटी का ही तो बोल रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स पूरा हो जाएगा नेक्स्ट वीक। अच्छा, बीएसटी में। मतलब ओके आपका 10 तक कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, ओके सर। ठीक है। चलो ओके बाय।